दिल्ली शराब नीति विवाद एक ऐसा मामला जिसने पूरी भारतीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया। लेकिन हाल ही में जो सोर्स मटेरियल सामने आया है ना, वो इस पूरे केस को महज एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव पैराडॉक्स यानी जांच के एक बड़े विरोधाभास के रूप में दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम के पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक नीतिगत फैसला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी बहस बन गया। इस पूरी टाइमलाइन को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले बात होगी गिरफ्तारी और उस बड़े विरोधाभास की, फिर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक विस्तार, असल आबकारी नीति का ढांचा, पीएमएलए कानून का इस्तेमाल, 2026 का वो अहम अदालती फैसला और आखिर में कुछ प्रणालीगत चिंताओं पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गिरफ्तारी की और उसमें छुपे उस अजीब से पैराडॉक्स की। 21 मार्च 2024 एक मौजूदा मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती होती है और अंदर मौजूद होते हैं ईडी के 12 अधिकारी। इसी रात एक कथित भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सोर्स साफ तौर पर बताता है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह सीधे कस्टडी में लेना, जाहिर है इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा विरोधाभास। देखिए, जब भी घोटाले शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ होगा। लेकिन सोर्स के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। यहां रेवेन्यू का टारगेट था 741 करोड़ रुपए और असल रेवेन्यू पहुंच गया 8,900 करोड़ रुपए। मतलब नुकसान के बजाय सरकारी खजाने में सीधे 27% का बम्पर उछाल। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस नीति ने इतना भारी मुनाफा कमा कर दिया, वो अचानक देश का सबसे बड़ा घोटाला कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जरा इस कानूनी कार्रवाई के पीछे की राजनीतिक टाइमलाइन पर भी नजर डालनी होगी। सोर्स इस विवाद को सिर्फ एक कानूनी केस नहीं मानता, बल्कि इसे एक उभरती हुई पॉलिटिकल टाइमलाइन से जोड़कर देखता है। फरवरी 2020 में दिल्ली में एक भारी चुनावी जीत मिलती है, फिर मार्च 2022 में पंजाब के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आता है और इसके ठीक बाद अप्रैल 2022 से पूरा फोकस गुजरात के विस्तार पर शिफ्ट हो जाता है। सोर्स का तर्क है कि इस पार्टी के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता और उनका तेजी से होता राजनीतिक विस्तार कहीं ना कहीं इन जांच एजेंसियों की सक्रियता की टाइमलाइन के साथ सीधा सीधा मेल खाता है। लेकिन आखिर वो आबकारी नीति थी क्या? आइए इसके असल ढांचे को समझते हैं। पुरानी व्यवस्था के मुकाबले नई व्यवस्था में क्या बदला? सोर्स के मुताबिक पहले सरकार खुद शराब की बिक्री चलाती थी, लेकिन नवंबर 2021 में जो नई पॉलिसी आई उसमें शराब की दुकानों को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया। और इसमें सबसे चौंकाने वाला बदलाव था लाइसेंस फीस का बेतहाशा बढ़ना। मतलब जो लाइसेंस पहले 8 लाख रुपए का होता था, उसकी फीस सीधे 75 लाख रुपए कर दी गई। इस बदलाव का इकलौता मकसद राज्य के रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना था, जो कि असल में हुआ भी। तो फिर ये पॉलिसी जमीन पर टिक क्यों नहीं पाई? सोर्स यहां एक डोमिनोज इफेक्ट की बात करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के दखल से शुरू हुआ। पहले मुख्य सचिव ने पॉलिसी में उल्लंघनों की रिपोर्ट दी, फिर उपराज्यपाल ने सीधे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इस अचानक हुई कार्रवाई से प्राइवेट कंपनियों में ऐसी अफरा तफरी मची कि इस पूरे सिस्टम को चलाना ही नामुमकिन हो गया। और नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2022 आते आते सरकार को अपनी ही पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। अब यहीं से उस विशिष्ट कानूनी रणनीति की शुरुआत होती है जिसने इस केस की पूरी दिशा तय कर दी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। मई 2022 में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव विस्तार देख रहे थे। फिर सितंबर 2022 में विजय नायर, फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया, अक्टूबर 2023 में संजय सिंह और आखिरकार मार्च 2024 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सोर्स कहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे महज 2 साल के छोटे से वक्फे में एक पूरे राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित तरीके से एक-एक करके जेल भेज दिया गया। इन सारी गिरफ्तारियों के पीछे जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हुआ वो था पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसूल क्या है? जब तक दोष साबित न हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन सोर्सेस समझाता है कि पीएमएलए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर देता है। इस कानून में बेल मिलना तब तक लगभग नामुमकिन है जब तक कि आरोपी खुद ये साबित न कर दे और जज खुद संतुष्ट न हो जाएं कि वो निर्दोष है। सोर्स के मुताबिक बिना ट्रायल के राजनीतिक नेताओं को लंबे वक्त तक अंदर रखने के लिए इसी कानून का जमकर इस्तेमाल किया गया। और बात सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं थी।
सोर्स एक पैरेलल प्रशासनिक कदम का भी जिक्र करता है। मई 2023 में केंद्र सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेके आती है जिसने मुख्यमंत्री के हाथों से नौकरशाहों यानी सिविल सेवकों का कंट्रोल ही छीन लिया। अब सोचिए, एक तरफ तो नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ अधिकारियों पर से कंट्रोल खत्म हो गया। इसने चुनी ही सरकार के कामकाज को लगभग पूरी तरह से ठप कर दिया। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, फरवरी 2026 का वो ऐतिहासिक अदालती फैसला। इस फैसले को समझने के लिए पहले अप्रूवर के रोल को समझना होगा। अप्रूवर दरअसल वो सह आरोपी होता है जो बेल या किसी और रियायत के बदले में जांच एजेंसी के लिए सरकारी गवाह बन जाता है। सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर करता है कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला किसी ठोस सबूत पर नहीं बल्कि ज्यादातर इन्हीं अप्रूवर्स के बयानों पर टिका हुआ था, जो कानूनी नजरिए से वैसे भी एक बेहद कमजोर आधार माना जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। मुख्य अप्रूवर शरद चंद्र रेड्डी का केस देखिए। रेड्डी पर कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने का आरोप था। उसे कमर दर्द का हवाला देकर बहुत ही आसानी से बेल भी मिल जाती है। लेकिन जब सोर्स ने मनी ट्रेल को खंगाला तो पता चला कि बेल मिलने के बाद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को कुल 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। पैसों के लेन देन की ये टाइमलाइन अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जरा एजेंसियों के दावों और अदालत की हकीकत में अंतर देखिए। एक तरफ सीबीआई का बहुत बड़ा दावा था कि पूरे 44.54 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल सीधा गोवा भेजा गया, लेकिन जब अदालत ने सबूत मांगे तो क्या मिला? सादे कागजों पर पेंसिल से खींची गई कुछ लकीरें और नोट्स। इतने संगीन आरोप और सबूत इतने कमजोर। यही वजह थी कि अदालत को आखिर में सभी आरोपियों को इस केस से डिस्चार्ज करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट के जज की एक टिप्पणी यहाँ बहुत ही सख्त थी, सप्रेशन बाय ऑब्सक्यूरिटी। इसका मतलब है सच्चाई को दस्तावेजों के अंबार में छुपाना। सोर्स गहराई से बताता है कि सीबीआई के पास कुछ ऐसी कानूनी राय मौजूद थीं जो साफ साफ आरोपियों को क्लीन चिट दे रही थीं, लेकिन किया क्या गया? जांच एजेंसी ने उन अहम दस्तावेजों को 14,000 से भी ज्यादा ईमेल्स के एक भारी भरकम डंप के नीचे जानबूझकर दबाने की कोशिश की ताकि अदालत की नजर उन तक कभी पहुंच ही ना पाए। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी भी कथित साजिश की मीटिंग में कभी शामिल हुए या उन्होंने किसी सह आरोपी से मुलाकात की। सोर्स अंडरलाइन करता है कि मुख्य साजिशकर्ता वाली ये पूरी थ्योरी अदालत में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और बात सिर्फ केस के खारिज होने पर खत्म नहीं हुई। अदालत की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए जिम्मेदार सीबीआई अधिकारी के खिलाफ एक रेयर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश तक दे दिए गए। आखिर में इन सब चीजों का हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या गहरा असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। सोर्स अंत में एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। ये पैटर्न दिखाता है कि जो भी जज सिस्टम के खिलाफ जाकर निष्पक्ष फैसले सुनाते हैं, उनका अक्सर बहुत तेजी से ट्रांसफर कर दिया जाता है। चाहे वो इस केस में बेल देने वाले ट्रायल कोर्ट के जज हों या 2020 के दिल्ली दंगों में सख्त आदेश देने वाले जस्टिस मुरलीधर, या फिर हाल ही में संबल हिंसा मामले में कदम उठाने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर। ये सब एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। अगर हमारी व्यवस्था उस दिशा में जा रही है जहां निष्पक्ष फैसलों का इनाम सिर्फ ट्रांसफर या डिमोशन होता है, तो फिर एक मजबूत लोकतंत्र में निडर होकर सच बोलने की, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की असल कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए शुक्रिया।